ओके, तो आप लोगों को जैसे लास्ट क्लास में मैंने पाइथन बेसिक हमने स्टार्ट किया था, तो मैंने किसी को याद है मैंने क्या लास्ट टॉपिक पढ़ाया था? किसी को याद है कुछ लास्ट टॉपिक क्या था? किसी को भी नहीं याद है? कौन कौन लोग थे लास्ट सेशन में? मुझे तो याद है, किसी को नहीं याद है। मैं तो लास्ट सेशन किया था, मुझे याद है कि क्या क्या पढ़ाया गया था। क्योंकि मैं तो काफी सेशंस देती रहती हूँ, तो मैं नहीं, इसीलिए मुझे तो पूछ रही याद थी। है। मुझे तो अच्छा, याद है कि लास्ट। नहीं होती है, ठीक है। अब इनपुट का मतलब क्या होता है? इनपुट का मतलब होता है कि अगर मुझे यूजर से डेटा इनपुट कराना है, इनपुट मींस गिविंग डेटा थ्रू कीबोर्ड। अगर मैं एक वेरिएबल में वैल्यू डाल रही हूँ, तो अगर मैं अपनी चॉइस से डालूं तो वो इनपुट नहीं होता है, बट अगर हम वैल्यू यूजर से लें तो वो इनपुट होता है। तो सपोज मुझे यूजर का नाम इनपुट कराना है, तो कैसे इनपुट कराएंगे? मैं एक वेरिएबल ले लूंगी, नेम इक्वल्स टू इनपुट, और इसके अंदर एक मैसेज डाल देंगे, एंटर योर नेम, ठीक है। अब इसको प्रिंट करा देंगे इस तरह से। अब जब इसको रन करेंगे तो यहाँ पे मैसेज आएगा, एंटर योर नेम, तो मैं अपना नाम डालूंगी और मेरा नाम यहाँ पे डिस्प्ले होके आ गया है, ठीक है। मैंने लास्ट क्लास में यही बताया था कि ये वेरिएबल है, और वेरिएबल को डिफाइन करने के क्या रूल्स होते हैं ये भी मैंने बताया था लास्ट क्लास में, ओके। तो इनपुट जो है यहाँ पर, ये बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग वैल्यू को ही इनपुट लेता है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप इंटीजर वैल्यू डालोगे तो उसको स्ट्रिंग ही ट्रीट करेगा। कैसे पता कर सकते हैं हम किसी किसी का टाइप कि वो स्ट्रिंग है कि इंटीजर है? सपोज मैं यहाँ पर एक नंबर इनपुट कराती हूँ, मैंने इसका वेरिएबल का नाम चेंज कर दिया नम, और यहाँ पे लिखती हूँ एंटर अ नंबर। ये सिर्फ एक मैसेज है, इसको आप कुछ भी दे सकते हो। और मैंने यहाँ पे इस नंबर को प्रिंट कराते टाइम इसका टाइप चेक कर लेंगे। टाइप क्या बताता है कि वो किस टाइप का वेरिएबल है। अब हम इसको रन करेंगे, तो अगर मैं यहाँ पे 6 एंटर करूंगी तो ये मुझे str दे रहा है इसका टाइप। इसका मतलब है कि इसका जो नंबर है, ये स्ट्रिंग ट्रीट कर रहा है इसको। किसी का माइक्रोफोन एक्चुअली ऑन है, थोड़ा सा इसमें हाँ। थोड़ी वॉइस आ रही है, हाँ। ओके, तो इस तरह से टाइप जो होता है, हम टाइप क्या बताता है, किसी वेरिएबल का टाइप, उसमें किस टाइप की वैल्यू पड़ी है, ठीक है। तो टाइप ऑफ नम मतलब मुझे यहाँ पे अगर मैं इंटीजर डालूंगी तो वो स्ट्रिंग ही देगा, उसको स्ट्रिंग ट्रीट करेगा। तो कैसे मैं एक इंटीजर को इंटीजर ट्रीट करवा सकती हूँ इनपुट से? हम यहाँ पे इंट लिखेंगे इस तरह से। अब रन करेंगे, अब मैं 6 एंटर करूंगी, तो ये जो टाइप है ये इंट आ रहा है, ठीक है। अगर अब आपको डेसिमल नंबर इनपुट कराना है तो इसमें अब ये एरर देगा। अगर आपने इंटीजर में डेसिमल नंबर इनपुट कराया तो ये एरर देगा, जैसे यहाँ पे एरर आ रहा है। इंटीजर के लिए हम सॉरी डेसिमल वैल्यू के लिए हम फ्लोट यूज करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे डेसिमल वैल्यू लूंगी तो इसका जो टाइप आ रहा है वो फ्लोट आ रहा है। जो ये सारे जो ये डेटा टाइप्स होते हैं, आपको मैंने बताया था, ये सब क्लासेस ही हैं। ये क्लास क्या होती है ये आप आगे पढ़ोगे पाइथन में, एडवांस पाइथन में, ठीक है। अभी आपको ये समझना है कि ये डेटा टाइप है, ठीक है। और पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो उसमें ये जो डेटा टाइप्स होते हैं ये एक तरह से क्लास होती हैं, ठीक है। क्लास क्या होती है, कैसे क्लास बनाते हैं, हम अपनी खुद की क्लास भी बनाएंगे, तो वो आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में देखोगे, ठीक है। अच्छा, अभी आपको सारे डेटा, स्ट्रिंग, फ्लोट, बूलियन, कॉम्प्लेक्स नंबर, मैंने ये सारे टाइप्स आपको पिछली क्लास में बताए थे। अब मान लो कि मुझे एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्जन करना है, इंटीजर से फ्लोट, फ्लोट से इंटीजर, फ्लोट से स्ट्रिंग। अगर मुझे ये सब काम करना है तो मैं उसके लिए टाइप कास्टिंग का यूज करती हूँ। टाइप कास्टिंग मतलब कन्वर्टिंग द टाइप ऑफ वन वेरिएबल इनटू अनदर टाइप, ठीक है। तो जैसे मान लो एक वेरिएबल है सेट 5.6, ये फ्लोट में है। अगर मुझे इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है, इंटीजर में मतलब
इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ से डेसिमल पार्ट हट जाएगा। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम लिखेंगे a इक्वल्स टू इंट ऑफ a और फिर प्रिंट कर देंगे a को। तो यहाँ पे 5 आ गया, डेसिमल वैल्यू हट गई है इसकी, ठीक है। सपोज अब मेरे पास एक इंटीजर नंबर है, मुझे इसको डेसिमल में करना है। डेसिमल का मतलब ये नहीं कि इसमें कोई डेसिमल नंबर आ जाएगा, एक्चुअली ये कहाँ पे 0.0 आ जाएगा। तो b इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, फ्लोट ऑफ b। ये हम इंटीजर से डेसिमल में जा रहे हैं, फ्लोट में, और प्रिंट कर देंगे b को। सेवन 7.0 आ गया है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि 7 और 7.0 होते दोनों सेम ही हैं, दोनों अलग नहीं होते हैं। कंपैरिजन किया जाएगा तो दोनों सेम है, बट दोनों का टाइप अलग है। ये 5 है अगर, तो 7.0 डेसिमल नंबर हो जाता है, क्योंकि 0.0 आ गया है उसके आगे, ठीक है। तो डेटा टाइप में फर्क है, बट अगर दोनों को कंपेयर करें एज अ नंबर तो दोनों सेम होते हैं, चाहे वो 7 हो या 7.0 हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अगर मुझे एक नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, जैसे 8 है, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, c इक्वल्स टू str ऑफ c और प्रिंट कर देंगे c को। तो ये तो प्रिंट नॉर्मल 8 ही करेगा, आप पता कैसे चलेगा कि ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हुआ है कि नहीं, इसका टाइप चेक कर सकते हैं। टाइप हमेशा हमें वेरिएबल का डेटा टाइप बताता है। तो यहाँ पे str आ रहा है, तो इसका मतलब वो कन्वर्ट हो गया है स्ट्रिंग में, ठीक है। अब क्या है, बूलियन। बूलियन मैंने आपको बताया था ट्रू और फॉल्स होता है। अब हर नंबर एक्सेप्ट 0 ट्रू होता है, 0 इज द ओनली नंबर विच इज फॉल्स। तो अगर मुझे किसी नंबर की बूलियन वैल्यू चेक करनी है तो हम यूज करते हैं बूल फंक्शन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे d इक्वल्स टू बूल d और इसको प्रिंट कर देंगे यहाँ पे। तो ट्रू आ गया इधर, ओके। इसको बूलियन में कन्वर्ट कर लिया मैंने। अगर सपोज यहाँ पे 0 है, 0 की बूलियन वैल्यू फॉल्स होती है, बाकी सारे नंबर्स की ट्रू होती है, चाहे वो डेसिमल नंबर ही क्यों ना हो। फॉल्स, ठीक है। अच्छा, डेसिमल नंबर की बूलियन सकते हो, जैसे कि मैंने बताया था 0 और 0.0 सेम ही होते हैं, तो फॉल्स, ओके। तो ये हो गया बूलियन। अब आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पे। कॉम्प्लेक्स नंबर दो, मैम अगर 0. तब भी फॉल्स ही होना चाहिए, बिकॉज वो है भी 0 पॉइंट ही। चेक कर लेते हैं, नहीं ये ट्रू है, इसको ये ट्रू ट्रीट कर रहा है। हाँ, एक्चुअली इंटीजर के केस में फॉल्स होगा, बिकॉज वहां पे पॉइंट के बाद कोई नंबर नहीं है, ओके। हाँ, ये ट्रू होगा, ओके। ऐसे मैम, हाँ, देखो डेसिमल नंबर, क्योंकि 0 और क्या 0.0 और 0.2 सेम है? नो मैम। तो कैसे सेम? अगर वो सेम नहीं है तो कैसे वो पूरा, वो टोटल 0 थोड़ी ना है। अगर उसके आगे कोई नंबर है तो मतलब वो कोई वैल्यू, 0 मींस नो वर्थ, 0 का कोई वो नहीं होता है, कोई वैल्यू नहीं है 0 की। बट 2 की तो वैल्यू होती है ना, 2 इज अ नंबर, तो इसीलिए उसने उसको ट्रू दिया है, क्योंकि यहाँ पर इंटीजर नहीं है, ये इंटीजर नहीं है जो आपको डेसिमल। देखो यहाँ पे फ्लोट का 0.2 मतलब फ्लोट वैल्यू है वो, तो वो पूरी पॉइंट की वैल्यू चेक करेगा, ऐसा नहीं कि वो पॉइंट के बाद की वैल्यू चेक नहीं करेगा। यस मैम, समझ गए। पूरी वैल्यू चेक होगी वहां पे डेसिमल नंबर की। अगर आप इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दोगे तब तो ऑब्वियसली सी बात है कि सिर्फ 0 रहेगा उसमें। बट आपको पता होना चाहिए कि पॉइंट के बाद डेसिमल वैल्यूज हो, इसकी वैल्यू है, ये ऐसे नहीं है कि इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। यस मैम। ओके, नेक्स्ट क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर दो नंबर्स को मिलके बनाता है, रियल और इमेजिनरी। तो रियल नंबर क्या होता है, नॉर्मल जो आपके 9 हो गया,
8, 7.6 ये सब रियल नंबर है। इमेजिनरी नंबर क्या होता है? जिसके साथ j होता है। मान लो मुझे एक दो इंटीजर्स से कॉम्प्लेक्स नंबर क्रिएट करना है, तो कैसे करेंगे? मान लो f कॉमा g, मैं ऐसे कॉम्प्लेक्स f कॉमा g ऐसे, और फिर प्रिंट कर देंगे h। 7 + 8j आ गया, ठीक है। इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर भी क्रिएट हो जाता है, तो इसको टाइप कास्टिंग बोलते हैं। क्लियर है ना सबको टाइप कास्टिंग क्या होती है? Yes, ma'am. ओके। वैल्यू आपको सिर्फ इंटीजर नंबर चाहिए, या आपको सिर्फ मतलब आपको बूलियन वैल्यू चाहिए, उस केस में ये बहुत जरूरी होता है ये सब यूज करना। ओके मैम कॉम्प्लेक्स वाला फिर से बता दीजिएगा ना। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? आपने मैथ्स में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा होगा, उसमें क्या होता है? अभी यस पढ़ा मैम, है? रियल और इमेजिनरी। तो मैं यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर बना रही हूँ, दो इंटीजर से मैं कॉम्प्लेक्स नंबर क्रिएट कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, दो वेरिएबल्स ले लिए, a कॉमा बी। ए में मैंने 3 डाला और बी में मैंने 4 डाला। तो आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स के लिए दो नंबर चाहिए होते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है, मैं इसको 0 भी ले सकती हूँ। इस केस में कॉम्प्लेक्स नंबर 0 हो जाएगा, सॉरी इमेजिनरी नंबर 0। तो यहाँ पे c = कॉम्प्लेक्स, इसके अंदर a कॉमा बी डाल देंगे और प्रिंट कर देंगे c। 3 + 0j हो गया। उस केस में जो इमेजिनरी पार्ट है वो 0 है। उसी तरह आप रियल पार्ट को भी 0 ले सकते हो। तो यहाँ पर आपका सिर्फ 5j आएगा, ठीक है, क्योंकि रियल पार्ट 0 है। अब समझ में आया? कॉम्प्लेक्स फंक्शन है ये वाला, जैसे इंट फ्लोट है, तो उसी तरह से कॉम्प्लेक्स भी एक फंक्शन है जिससे आप कॉम्प्लेक्स नंबर क्रिएट कर सकते हो, ठीक है ना? यस मैम। तो नेक्स्ट अब हम आते हैं ऑपरेटर्स पे। क्या मैंने ऑपरेटर्स बताए थे लास्ट क्लास में? नहीं, ऑपरेटर्स नहीं पता। ओके, ऑपरेटर्स होते क्या है? आपने सुना है कभी ऑपरेटर्स वर्ड? ऑपरेटर्स सिंबल्स होते हैं जो कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। कौन कौन से ऑपरेशन? जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। तो सिर्फ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हो गए। तो सिर्फ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स नहीं होते हैं पाइथन में, और भी होते हैं, बट ये कुछ एग्जाम्पल है, ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं, पहले ये देख लेते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। सबसे पहला है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में क्या क्या होते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फिर होता है रिमाइंडर, इसको बोलते हैं मॉडुलस। ये परसेंटेज से रिप्रेजेंट होता है, इसमें ये डबल स्लैश से रिप्रेजेंट होता है। इसका मैं मतलब बताऊंगी, मैं सिर्फ नेम्स बता रही हूँ। नेक्स्ट है एक्सपोनेंशिएशन, डबल एस्ट्रिक से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। अब इनको डिस्कस करते हैं एग्जांपल्स के थ्रू। सपोज मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं। अब मैं आप लोगों को सारे जो ऑपरेटर्स मैंने बताए अरिथमेटिक, वो इनके थ्रू बताऊंगी। सपोज मुझे इन दोनों को ऐड करना है, तो मैं सिंपल लिख दूंगी a + b, तो ये मुझे एडिशन करके दे देंगे 11। उसी तरह हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं a - b, तो ये मुझे सब्ट्रैक्शन दे देंगे 5 - 6। a डिवाइड बाय b, तो डेसिमल में आंसर आएगा 0 पॉइंट समथिंग, ठीक है। फिर a मल्टीप्लाइड बाय b, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए एस्ट्रिक यूज करते हैं, तो 30 हो जाएगा ये। फिर a डबल स्लैश b। अब डबल स्लैश में क्या होता है, एक मिनट पहले रिमाइंडर बता देती हूँ। a मॉडुलस b,
ये रिमाइंडर लेगा 5 और 6 का, तो 5 और 6 का रिमाइंडर क्या होगा, किसी को पता है? 5 और 6 का रिमाइंडर क्या होता है, कोई बता सकता है? मैम 5 डिवाइडेड बाय 6 ना? हाँ रिमाइंडर है, लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर बताना है आपको। 5 ही होगा मैम। हाँ 5 होगा, क्योंकि जब छोटा नंबर न्यूमरेटर में होता है और बड़ा नंबर डिनोमिनेटर में होता है तो रिमाइंडर न्यूमरेटर ही हो जाता है। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो 5 ही मिलेगा। इसके बाद फ्लोर डिवीजन है। फ्लोर डिवीजन जैसा ही होता है, बस उसमें फर्क ये है कि इसमें डेसिमल पार्ट हट जाता है, सिर्फ इंटीजर पार्ट देता है ये। अभी आपका a डिवाइड बाय 20 क्या आया था, समथिंग 0.8 समथिंग आया था। यहाँ पर पॉइंट की सारी वैल्यूज हट जाएंगी, ये सिर्फ 0 दे देगा। ये फर्क होता है फ्लोर डिवीजन और नॉर्मल डिवीजन में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एक्सपोनेंशिएशन। एक्सपोनेंशिएशन मतलब किसी नंबर की पावर फाइंड करना। जैसे मुझे मान लो 5 की पावर 3 निकालना है या 5 की पावर 4, कुछ भी, तो उसमें हम एक्सपोनेंशिएशन का यूज करते हैं। तो कैसे यूज होता है, जैसे मान लो मुझे a की पावर 2, a में 5 है, डबल एस्टेरिस्क 2 करेंगे तो क्या मिलेगा, 25। इसका मतलब है 5 रेज टू द पावर 2। तो 25 हो गया, समझ आ गया। तो ये सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, सब करना है इसको। फिर ये आपको पाइथन का एक स्क्रीन दे देगा लाके, ये टू टेक रेडियस एज इनपुट। रेडियस इनपुट लेना है एंड प्रिंट एरिया ऑफ सर्कल। सब लोग कर लेंगे ना ये क्वेश्चन? ये अभी करना है इन लोगों की? हाँ अभी कर सकते हैं। लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, इक्वल इक्वल्स टू एंड नॉट इक्वल्स टू, ये सारे रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। और ये आंसर जो देते हैं ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में देते हैं। तो इनका एग्जांपल देखते हैं एक एक करके। सपोज मेरे पास 2 वेरिएबल्स हैं, तो मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, a ग्रेटर देन b। अब ये क्या a b से बड़ा है, नहीं है, तो ये फॉल्स दे देगा, ठीक है। इस तरह से वर्क होता है। उसी तरह अगर मैं लिखा a ग्रेटर देन इक्वल्स टू, a लेस देन इक्वल्स टू b, तो इसका मतलब तो आप लोगों को सबको पता ही है, या तो लेस देन या तो उसके बराबर, तो ये ट्रू आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी होगा। फिर a इक्वल इक्वल्स टू b का मतलब क्या a और b दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, बट ऐसा तो नहीं है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। इसी तरह प्रिंट में a नॉट इक्वल्स टू b, इसका मतलब a b के इक्वल नहीं है, तो ये ट्रू है, वो इक्वल नहीं है, तो ट्रू आ जाएगा। तो ये सारे रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोग को चैट पे भी भेज देती हूँ अगर आपको नोट करना है। ओके, ये होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। अब नेक्स्ट टाइप के ऑपरेटर्स पे चलते हैं, वो हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स वो होते हैं, ये कॉम्बिनेशन होता है एक्चुअली, ये रिलेशनल ऑपरेटर्स का कॉम्बिनेशन है। तो ये 3 टाइप के होते हैं, एंड, और, नॉट, ठीक है। ये 3 टाइप के होते हैं। अब इन तीनों में क्या होता है, पहले तो हम इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। ये भी आंसर जो है ट्रू एंड फॉल्स के फॉर्म में ही देते हैं। तो सपोज मेरे पास 2 वेरिएबल हैं x और y,
मुझे इन दोनों के बीच में एंड निकालना है, x एंड y, जैसे x प्लस y है वैसे x एंड y है। तो सपोज x ट्रू है, y फॉल्स है, तो x एंड y फॉल्स हो जाएगा। अगर एक भी फॉल्स है दोनों के बीच में तो आंसर फॉल्स हो जाता है, ठीक है। अगर x फॉल्स है, y ट्रू है, तो ये हो जाएगा फिर से फॉल्स। अगर दोनों ट्रू है तभी आंसर ट्रू होगा एंड के केस में। आई थिंक ठीक है, एंड लॉजिक गेट तो सभी ने पढ़ा होगा, सेम कंसेप्ट। हाँ ये वैसा ही है। जो लॉजिक गेट में 0 1 वाला था, सेम कंसेप्ट यहाँ। हाँ, बस यहाँ पर डिफरेंस ये है कि ये ट्रू और फॉल्स जो आपके मिल रहे हैं एक्स और वाई में, वो आपको रिलेशनल ऑपरेटर से मिलेंगे। तो मैं बता रही हूँ एग्जाम्पल, पर कॉन्सेप्ट एंड का ये होगा। तो यहाँ पर मान लो कि मैंने यहाँ पे 3 वेरिएबल्स ले लेते हैं, एक्स वाई जेड 6 7 8। अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ x लेस देन y एंड y ग्रेटर देन z। यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले x लेस देन y इवेलुएट होगा, x लेस देन y ट्रू है, y ग्रेटर देन z फॉल्स है, तो ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स ही होता है, तो ये फॉल्स आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो जो मैंने यहाँ पे बताया था सेम लॉजिक यहाँ अप्लाई हो रहा है। आई होप सबको ये समझ में आ गया होगा। तो सेम एज इट इज एंड जैसा ही है। तो अगर एक भी ट्रू है तो आंसर ट्रू हो जाता है और के केस में, ओके। और नॉट में क्या होता है, नॉट आंसर को रिवर्स कर देता है। अगर आपका आंसर फॉल्स आया है और आपने उसके पहले नॉट लगा रखा है तो वो ट्रू हो जाएगा। अगर ट्रू आया है आंसर, उसके पहले आपने नॉट लगा दिया तो वो फॉल्स हो जाता है। तो सपोज मैं यहाँ पर नॉट लगा दूं, और नॉट हमेशा पहले लगता है एक्सप्रेशन से, तो पहले आपका ये इवेलुएट होगा, यहाँ पे आंसर ट्रू आ रहा था, नॉट ऑफ ट्रू फॉल्स हो जाएगा, ये रिवर्स कर देगा आंसर को, ठीक है। तो ये होता है इसका कॉन्सेप्ट। आई होप सबको समझ आ गया है लॉजिकल ऑपरेटर। अब नेक्स्ट टाइप का ऑपरेटर है लास्ट, जो है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स में क्या होता है, ये इस टाइप के होते हैं, प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, डिवाइड इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई, जो भी आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं उसके आगे इक्वल्स टू लग जाता है। अभी मैं इसका पर्पस बता रही हूँ कि ये यूज कैसे होते हैं। परसेंटेज इक्वल्स टू, तो जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं अभी कैसे यूज होते हैं वो देख लेते हैं। तो सपोज जैसे आपको 2 वेरिएबल्स हैं, आपको इन दोनों को a में ही ऐड करना है, मतलब आपको a प्लस बी करना है a के अंदर ही। तो आप कैसे लिखोगे, आप यूजुअली ऐसे लिखोगे ना, a इक्वल्स टू a प्लस बी। इस चीज को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से जो मैंने यहाँ पे बताई है, a प्लस इक्वल्स टू b, दिस इज सेम एज a इक्वल्स टू a प्लस बी, ठीक है। अब मैं प्रिंट करूंगी a की वैल्यू, तो यहाँ पे मुझे 13 आ जाएगा a में। मिल गया है, ठीक है। सबको समझ में आ गया ना? सेम Yes, होता है ma'am. सारे ऑपरेटर्स के लिए, सेम है। अगर आपको एक ही वेरिएबल के अंदर एक ही वेरिएबल के अंदर से उसी वेरिएबल दूसरे और वेरिएबल के साथ कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो आप ये शॉर्ट हैंड नोटेशन यूज कर सकते हो। इसको एक तरह से शॉर्ट हैंड नोटेशन भी बोलते हैं इसका, ओके। तो ये हमारे थे सारे ऑपरेटर्स पाइथन में। कुछ ऑपरेटर्स और होते हैं जो आपको आगे बताए जाएंगे, जो आपके आगे यूज होते हैं, ठीक है। अब अभी के लिए ये ऑपरेटर्स होते हैं। 3, तो स्टेटमेंट का मतलब होता है कि अ लाइन, अ पीस ऑफ कोड विच डज सम टास्क। अगर आप कुछ भी कर रहे हो, वहां पर कुछ टास्क परफॉर्म हो रहा है, तो उसको स्टेटमेंट बोलते हैं। जैसे a इक्वल्स टू 3 का मतलब यहाँ पे वेरिएबल असाइन हो रहा है, प्रिंट कर रहे हैं, प्रिंट a लिख रहे हैं तो यहाँ पे कुछ डिस्प्ले हो रहा है, तो इनको हम सिंपल स्टेटमेंट्स बोलते हैं।
स्टेटमेंट 3 टाइप की होती हैं, एक सिंपल स्टेटमेंट जैसे मैंने अभी बताया, दूसरी होती है एम्प्टी स्टेटमेंट। एम्प्टी स्टेटमेंट वो होता है जहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा होता, तो एम्प्टी स्टेटमेंट उनको कहते हैं अ स्टेटमेंट विच डज नथिंग। तो इसको कैसे डिनोट करते हैं, बस पास लिख देते हैं इसके आगे, पास। पास का कलर ऑरेंज हो जाएगा क्योंकि ये कीवर्ड है। पास का मतलब कुछ भी नहीं हो रहा, ये एम्प्टी स्टेटमेंट है। ठीक है, जब आपको कुछ भी ना करना हो तो आप वहां पे पास लिख सकते हो। नेक्स्ट टाइप की जो स्टेटमेंट होती है वो होती है कंपाउंड स्टेटमेंट्स। कंपाउंड स्टेटमेंट्स में क्या होता है, ये ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं जिसके अंदर भी स्टेटमेंट्स हो जाती हैं, उसके अंदर भी स्टेटमेंट्स होती हैं। तो कंपाउंड स्टेटमेंट्स में क्या होता है, हेडर होता है, एक कोलन होता है उसके साथ, और उसके अंदर कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट होती हैं। तो कंपाउंड स्टेटमेंट्स में सबसे पहली जो स्टेटमेंट होती है कंडीशनल स्टेटमेंट। यही हम डिस्कस करने जा रहे थे, कंडीशनल स्टेटमेंट। तो कंडीशनल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, वो स्टेटमेंट जो किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट हो। अगर वो किसी कंडीशन पे डिपेंड है, अगर वो कंडीशन ट्रू हो रही है तो वो चलेंगी, अगर फॉल्स हो रही है तो नहीं चलेगी, तो कोई और स्टेटमेंट चलेगी। उसको कहते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट को, इफ यहाँ पे कंडीशन दी जाएगी, कोलन, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इसके अंडर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। अगर ये कंडीशन फॉल्स है, एल्स सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। इसका मतलब क्या है, अगर एक कंडीशन ट्रू हुई तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होएगी, अगर फॉल्स हुई तो एल्स वाली एग्जीक्यूट होएगी। तो दिस और दैट है यहाँ पे, इसको कंडीशनल स्टेटमेंट बोलते हैं। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं, ये सिंटैक्स है इसका, ये सिर्फ सिंटैक्स है। तो एग्जाम्पल देखते हैं, सपोज मुझे राइट अ प्रोग्राम टू टेक अ नंबर एज इनपुट एंड चेक whether it is even or odd। तो मुझे एक नंबर इनपुट लेना है, मुझे ये चेक करना है कि वो इवन नंबर है कि ऑड नंबर है। तो बहुत से लोगों ने ये प्रोग्राम बाकी लैंग्वेजेस में किया भी होगा बहुत बार। तो यहाँ पर कैसे करेंगे देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर को इनपुट ले लेंगे, अब क्या करेंगे, इफ चेक करेंगे, इफ नम, अगर मुझे चेक करना है कि नंबर इवन है कि ऑड है तो मैं 2 से रिमाइंडर लूंगी। तो रिमाइंडर के लिए मैंने परसेंटेज सिंबल बताया था, और किससे रिमाइंडर लिया जाता है, 2 से। अगर इसका जो रिमाइंडर है वो इक्वल टू 0 है तो हम प्रिंट करेंगे इवन नंबर। मतलब अगर ये 2 से डिवाइड रिमाइंडर देने पे इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है तो मतलब वो इवन नंबर है। एल्स प्रिंट कर देंगे ऑड नंबर। ठीक है, इसको रन करेंगे तो मैंने एक नंबर डाला 7, तो ये ऑड नंबर आ रहा है क्योंकि ये वाली जो कंडीशन है ये 7 के लिए फेल हो गई है, ये 7 के लिए फेल हो गई, इसीलिए एल्स वाली चली है। ठीक है, अगर हम कोई इवन नंबर डालते हैं जैसे 6 डालेंगे तो इवन नंबर आ रहा है क्योंकि ये वाली जो कंडीशन है ये 6 के लिए ट्रू हो गई है, इसलिए इवन नंबर प्रिंट हो पा रहा है। मन में था ना, हेलो, हाँ थोड़ा इन लोगों को इंडेंटेशन के बारे में पता, क्योंकि पाइथन में वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, तो इंडेंटेशन क्या होता है कि जैसे मैंने यहाँ पे कोलन लगाया है, यहाँ पे तो ऑटोमेटिकली इंडेंट हो जाता है, तो फिर भी मैं बता देती हूँ क्योंकि पाइथन में वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हाँ, पूरी पाइथन जैसे इंडेंटेशन पे ही बेस्ड है, इसलिए। हाँ, तो अगर जैसे मैंने यहाँ पे ये कोलन लगाया तो आपको इसका ध्यान रखना है, जो स्टेटमेंट्स आप इसके नीचे लिखोगे वो इसके अंदर होनी चाहिए। अगर आपने इस कर्सर को यहाँ लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा, इसको इंडेंटेशन ही बोलते हैं। जैसे आप लोग में से कुछ ने बताया था कि उन्होंने सी लैंग्वेज पढ़ी है, तो सी लैंग्वेज में क्या होता था, ब्रैकेट्स होते थे, कर्ली ब्रैकेट्स, ओपनिंग और क्लोजिंग, उसी के अंदर आप सब कुछ लिखते थे। यहाँ पर ब्रैकेट्स की जगह क्या है, ये कोलन है। इस कोलन में अगर आपने कहीं भी कोलन लगा दिया तो जो स्टेटमेंट्स होनी चाहिए
वो इसके अंदर होनी चाहिए इस तरह से। तो यहाँ पे तो एडिटर में ऑटोमेटिकली जब आप एंटर प्रेस करोगे तो वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर ही आ जाएंगी। बट अगर आपने इसको यहाँ कर दिया बैक स्पेस से और इधर आप लिखने लग गए तो वो गलत है, ठीक है। अब ये एल्स में भी कोलन लगा है तो इसका भी ध्यान आपको रखना है। जब आप एंटर प्रेस करोगे तो ये ऑटोमेटिकली इंडेंट हो जाता है स्पेस के साथ, ये स्पेस आ रही है यहाँ पे, इसको आपको खुद से चेंज नहीं करना है। सब कुछ समझ में आ गया? यस मैम। Yes, ma'am. ओके। तो कंडीशनल ये वाले कंडीशनल स्टेटमेंट समझ में आए। इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे राइट अ प्रोग्राम टू टेक अ नंबर एज इनपुट एंड चेक वेदर इट इज डिविजिबल बाय 5 एज वेल एज 3। क्या कोई बता सकता है कि इसमें क्या लॉजिक लगेगा? तो जैसे 15 है जो दोनों से डिविजिबल है, अब अगर मैंने यहाँ पे 9 लिख दिया तो नॉट डिविजिबल आएगा क्योंकि वो दोनों से डिविजिबल नहीं है, वो सिर्फ 3 से डिविजिबल है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट टाइप के कंडीशनल स्टेटमेंट पे आते हैं जो कि है मल्टीपल कंडीशनल हाँ। स्टेटमेंट। नहीं बस ठीक है, चलो आ जाए। अब हो गया, मल्टीपल लास्ट कंडीशनल है। स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? जब एक से ज्यादा कंडीशन हो। अभी सिर्फ एक कंडीशन थी ना, सिर्फ इफ था वहां पे, एक सिंगल इफ। अब एक से ज्यादा अगर इफ हो जाते हैं तो उसमें हम एलिफ लगाते हैं। तो उसका सिंटैक्स क्या होता है? इफ कंडीशन, ये पहली कंडीशन है और इसके अंदर कुछ स्टेटमेंट होंगी। अगर ये ट्रू होगी तो इसके अंदर की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी। अब मान लो ये फॉल्स हो गई तो यहाँ पे एलिफ लगा देंगे। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो दूसरी कंडीशन दे देंगे, वहां पे एलिफ लगा दिया। अब उसके अंदर की सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। अब मान लो ये भी फॉल्स हो गई तो फिर से एक न्यू कंडीशन हो सकती है, तो इसके अंदर भी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हो सकती हैं। अब मान लो कि सारी कंडीशन फेल हो गई तो उस केस में क्या होगा? एल्स वाला पार्ट चलेगा। जब सारी कंडीशंस फेल हो जाती हैं तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता है उस केस में। तो ये होती हैं मल्टीपल कंडीशनल स्टेटमेंट्स। सबको समझ में आ गया है? Yes, ma'am. तो इसका एग्जाम्पल हम कल देखेंगे फिर, ठीक है।